रुद्र को देखते ही समझ आ गया था कि पोर्श से निकला ये नौजवान 4 वारिसों में सबसे बड़ा और पृष्ठभूमि के लिहाज से सबसे जबरदस्त होगा। इसका नाम आर्थर है। पहले मुंबई की शाम वाली पार्टी में अजय, इंद्रसेन और तेजस्विनी सब आ चुके थे, लेकिन आर्थर ही था जो उस वक्त नहीं आया था। इसलिए रुद्र से उसकी ये पहली मुलाकात थी और शायद आर्थर को रुद्र की असल पहचान के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। वह दिखने में बहुत हैंडसम था और उसका मिजाज बाकी सबसे कहीं ज्यादा परिपक्व और शांत लग रहा था। यह साफ इशारा था कि वह बैनर्जी परिवार में पहले ही एक अहम मुकाम हासिल कर चुका होगा, वरना उसका यह अंदाज नहीं होता। उसके बगल में एक खूबसूरत महिला थी जिसने बेहद आकर्षक और सुंदर कपड़े पहने थे। उसकी कलाई पर 10 लाख से ऊपर की कीमत की एक महिला की घड़ी थी और उसके हाथ में जो बैग था वो भी यकीनन सस्ता नहीं होगा। वो एक सच्ची अमीरजादी लग रही थी। उस खूबसूरत महिला ने सीधे प्रिया के पास जाकर खुशी से कहा, प्रिया, तुम्हें आखिरकार हमसे मिलने का वक्त मिल ही गया। यार, मैं आजकल काम में हद से ज्यादा व्यस्त हूं। प्रिया ने सामने खड़ी महिला को देखकर हल्के से जवाब दिया। फिर रुद्र की तरफ मुड़ी और कहा, रुद्र, ये लारा है, मेरी अच्छी दोस्त। नमस्ते, मैं रुद्र हूं। प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने खुद पहल करके लारा का अभिवादन किया। लारा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर प्रिया की ओर मुड़कर पूछा, प्रिया, रुद्र के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रुद्र मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रिया ने यह बात बड़े ही स्वाभाविक अंदाज में कही। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? उसकी बात सुनकर वो आश्चर्य से अपना मुंह ढक बैठी। उसके चेहरे पर यकीन न करने वाला भाव था। इस बीच पास में खड़े आर्थर ने भी एक नजर रुद्र पर डाली, लेकिन उसका हाव भाव शांत बना रहा। उसने रुद्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी मुस्कान के साथ दूसरों से बात करने में लग गया। प्रिया, तुम दोनों साथ कैसे आए और रुद्र करता क्या है? रुद्र और प्रिया के रिश्ते के बारे में जानने के बाद लारा को स्वाभाविक तौर पर जिज्ञासा हुई। वह जानना चाहती थी कि प्रिया दिखने में एक आम से लड़के रुद्र के साथ क्यों है, इसलिए उसने सवालों की झड़ी लगा दी। प्रिया अंदर से बहुत असहाय महसूस कर रही थी और उसने बस संक्षेप में जवाब दिया, ठीक है, सब आ गए। तभी आर्थर ने बात शुरू की। हाँ, हम सब आ गए हैं, सभी ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, वैदेही हस्टलर्स क्लब में हमारा इंतजार कर रही है, चलो, आर्थर ने शांत लहजे में कहा। आर्थर की बात सुनकर सबकी आंखें हैरान थी। वैदेही भी वापस आ गई। लारा ने उत्साहित होकर सीधे आर्थर की ओर देखते हुए पूछा, हाँ, वो अभी लौटी है, चलो चलते हैं। आर्थर ने सिर हिलाया और फिर अपनी कार की ओर बढ़ गया। चूंकि लारा का प्रिया के साथ अच्छा रिश्ता था, उसने बिना किसी संकोच के रुद्र और प्रिया के साथ एक ही कार में जाने का फैसला किया। एक और नौजवान ने पहल करके आर्थर की कार में जगह ली। आर्थर आगे चल रहा था, रास्ता दिखाते हुए, जबकि बाकी सब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। गौर करने वाली बात यह थी कि कारों के इस समूह में न्यू टाउन के लगभग सभी सबसे बड़े अमीर वारिस एक साथ थे। जो कोई भी इस सर्कल का हिस्सा बन सकता था, वो यकीनन कोई साधारण इंसान नहीं था। आर्थर की पोर्श में यात्री सीट पर काशिफ नाम का एक नौजवान बैठा था। उसका परिवार कैटरिंग के कारोबार में था और बहुत अमीर था। इसके अलावा काशिफ और आर्थर के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मैं तुम्हें याद दिला दूं, वो रुद्र प्रिया का बॉयफ्रेंड है। काशिफ ने आर्थर के कान में फुसफुसाया। मुझे पता है। आर्थर ने हल्के से सिर हिलाया। तुम प्रिया को पसंद नहीं करते, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसका ये रिएक्शन देखकर काशिफ की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक आई और उसने उलझन में पूछा, फर्क? ये शब्द सुनकर आर्थर हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने भावहीनता से कहा, ये रुद्र बस एक आम आदमी है, वो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। कुछ समय बाद प्रिया को खुद ही एहसास हो जाएगा कि वह और रुद्र एक ही दुनिया के नहीं है, इसलिए इन बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद यही आर्थर और अन्य अमीर वारिसों के बीच का अंतर था। अगर कोई और अमीर ज्यादा होता तो वो यकीनन रुद्र को नीचा दिखाने और उसे प्रिया को छोड़ने की धमकी देने के लिए हर तरीका अपनाता, लेकिन आर्थर का ऐसे मामलों में उलझने का कोई इरादा नहीं था।
क्योंकि उसे लगता था कि रुद्र शायद उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं है। तुम अब भी इतने आत्मविश्वास से भरे हो। काशिफ हल्का सा मुस्कुराया। आर्थर ने काशिफ की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दरअसल इन अमीर वारिसों में काशिफ को भी काफी बेहतरीन माना जा सकता था। वर्तमान में काशिफ अपनी कंपनी के अधिकांश कारोबार को संभाल रहा था और भविष्य में कंपनी को विरासत में लेना उसके लिए स्वाभाविक ही था। अनगिनत लोग काशिफ की इज्जत करते थे। हालांकि काशिफ सच्चे दिल से केवल आर्थर की ही प्रशंसा और उससे डरता था, क्योंकि काशिफ जानता था कि आर्थर की योजनाएं कितनी गहरी होती थी। कभी कभी जब वो आर्थर के सामने होता तो काशिफ को ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने ही उम्र के किसी व्यक्ति का सामना कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो अपने पिता की पीढ़ी के किसी बड़े बिजनेस टाइकून के सामने खड़ा है। दूसरे शब्दों में आर्थर ने पहले ही इन लोगों से अपने लिए एक बड़ी दूरी बना ली थी। करीब आधे घंटे बाद कार आखिरकार हस्टलर्स क्लब पहुंची। न्यू टाउन में हस्टलर्स क्लब बहुत मशहूर नहीं था। इसके विपरीत बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे, लेकिन जो कोई भी इस क्लब में दाखिल हो सकता था वह यकीनन कोई आम आदमी नहीं था। आर्थर के नेतृत्व में सब सीधे क्लब के अंदर चले गए। रुद्र ने क्लब के अंदर के माहौल पर एक संक्षिप्त नजर डाली। यह बहुत शांत था। वहां कोई दिखाई देने वाला मेहमान या वेटर उनका स्वागत करने के लिए नहीं था। सजावट की शैली औपनिवेशिक तरीके से डिजाइन की गई लगती थी, जिसमें सफेद दरवाजे और लकड़ी के फर्श थे। सब कुछ ताजा और प्राकृतिक महसूस हो रहा था, जिससे एक बहुत ही अंतरंग एहसास हो रहा था। एक बड़े शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी का आदी होने के बाद ऐसी जगह पर आना यकीनन एक अलग तरह की भावना पैदा करता था। इस पल एक खूबसूरत महिला जो लाल रंग की च्योंसम में थी आर्थर के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आर्थर, मिस वैदेही अंदर इंतजार कर रही हैं। आर्थर की अगुवाई में सब सीधे हस्टलर्स क्लब के अंदर पहुंचे। क्लब की भीतरी सजावट बाहर से ज्यादा अलग नहीं थी। दोनों ही औपनिवेशिक युग की शैली को दर्शा रहे थे। वेटर सबको एक प्राइवेट रूम में ले गया। कमरे के अंदर एक खूबसूरत महिला एक आकर्षक सफेद च्योंसम पहने बैठी थी। उसकी सुंदरता लाजवाब थी और उसका अंदाज बेहद शांत और अलग थलग था। सिर्फ उसे देखकर उसकी असली उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर सिर्फ शक्ल सूरत की बात करें तो ये महिला ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल की लग रही थी, लेकिन उसके हाव भाव और उसके व्यक्तित्व से जो आभा निकल रही थी वो एक 30 साल की औरत की याद दिलाती थी। रुद्र ने एक पल के लिए उस महिला को देखा और तुरंत जान गया कि ये वही वैदेही होनी चाहिए जिसका जिक्र आर्थर ने पहले किया था। इतना ही नहीं, रुद्र ये भी महसूस कर सकता था कि वैदेही इन लोगों के बीच एक बहुत ऊंचा दर्जा रखती थी, शायद आर्थर से भी ज्यादा। इसलिए उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई कि वैदेही का असल बैकग्राउंड क्या है और उसने ऐसा क्या किया है कि आर्थर जैसा आदमी भी उसका इतना सम्मान करता है। वैदेही, तुमसे मिले हुए लगभग आधा साल हो गया है। लारा ने वैदेही का हाथ पकड़कर नखरे करते हुए कहा, मैं कुछ जरूरी काम से विदेश में थी, इसलिए वापस आने का टाइम नहीं मिला। मैं आज ही लौटी हूं और तुरंत तुम सबसे मिलने आ गई। उसने प्यार से समझाया और लारा के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वैदेही, मैंने सुना है कि तुमने विदेशों में कोई बहुत बड़ी डील पक्की की है, क्या ये सच है? काशिफ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब ठीक रहा, वैदेही ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर सबको बैठने का इशारा किया। लेकिन जब उसकी नजर रुद्र पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। आखिरकार ये उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय रुद्र भी उसे गौर से देख रहा था। उसे लगा कि उसने इस महिला को कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वह सच में कौन थी। सबके बैठ जाने के बाद उसने अपने सामने रखी चाय की किट को संभालना शुरू किया। वैदेही की चाय बनाने की कला बहुत शानदार थी। उसके हाथ बिल्कुल सड़े हुए और आकर्षक थे, जिससे एक शालीनता का एहसास होता था। भले ही यहां मौजूद सभी अमीर नौजवान बिजनेस की दुनिया के माहिर थे, फिर भी वे वैदेही के सामने कुछ हद तक सहमे हुए और घबराए हुए लग रहे थे। यहां तक कि आर्थर भी गंभीर मुद्रा में था और जब तक वैदेही ने बात नहीं शुरू की
किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्र को शायद नहीं पता था कि उसके सामने बैठी वैदेही न्यूटाउन में ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल में एक बेहद ताकतवर हस्ती थी। बहुत से लोग उसे एक किंवदंती मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदेही की कंपनी का इतना प्रभाव था कि वह पूरे न्यूटाउन को हिला सकती थी और वह मुखर्जी कॉरपोरेशन की एकमात्र नियंत्रक थी। सिर्फ इसी बात से जाहिर होता था कि वैदेही कितनी जबरदस्त है। हालांकि यह उसका सबसे डरावना पहलू नहीं था। उसके बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बैकग्राउंड का कोई पता नहीं था, या यूं कह लीजिए कि उसका अतीत इतना रहस्यमय था कि कोई भी ये पता नहीं लगा पाया था कि वह असल में कौन है। इतनी कम उम्र में वैदेही न्यूटाउन की एक मशहूर बिजनेस क्वीन बन गई थी, जिसे अनगिनत बड़े बिजनेस टाइकून भी इस देते थे। यह अकेला तथ्य ही उसकी हैसियत को बताने के लिए काफी था। इसलिए यहां तक कि आर्थर भी वैदेही का बहुत सम्मान करता था, जरा भी बेअदबी दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सज्जन कौन है? थोड़ी देर बाद वैदेही ने चाय तैयार की और सबसे पहले रुद्र को एक कप चाय दी। प्रिया ने तुरंत समझाते हुए कहा, ये रुद्र है, मेरे बॉयफ्रेंड। ओह, तो आप प्रिया के बॉयफ्रेंड हैं। आप सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं। वैदेही हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मिस्टर रुद्र, कृपया चाय लीजिए। धन्यवाद। उसने धीरे से सिर हिलाया, चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। अपने अपने चाय के कप मिलने के बाद सबने चाय का स्वाद लेना शुरू किया। वैदेही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चाय येलो टी होनी चाहिए। आर्थर ने धीरे से अपना कप नीचे रखा और नरमी से पूछा। सही कहा। वैदेही ने हल्के से सिर हिलाया। ये जानकर कि ये येलो टी है, सब स्वाभाविक रूप से हैरान हुए। येलो टी को एक उच्च श्रेणी की चाय माना जाता है, जिसकी कीमत लगभग $2000 प्रति ग्राम होती है और जिसकी सप्लाई भी सीमित होती है। अमीर लोगों को भी शायद यह पीने का मौका आसानी से न मिले। वैदेही, तुम्हारी चाय बनाने की कला तो और भी बेहतर हो गई लगती है। तभी एक और नौजवान ने कहा, बेशक, उसकी चाय कला हमारे न्यूटाउन में सबसे अच्छी है। मेरे पापा भी उसकी चाय कला की बहुत तारीफ करते हैं। लारा ने झट से अपनी बात जोड़ी। बाकी सब भी वैदेही की तारीफ और चापलूसी करने लगे, सिवाय रुद्र और प्रिया के, जो शांत बने रहे। रुद्र को चाय में खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर में सभी चाय का स्वाद एक जैसा ही था, ठीक रेड वाइन की तरह। वो समझ नहीं पाता था कि अमीर लोग ऐसी चीजों से क्यों खेलते रहते हैं। वो उनके इस बर्ताव को समझ नहीं पाता था। इस बीच वैदेही का ध्यान उस पर ही टिका हुआ था। उसने सोचा कि उसके कपड़े तो बहुत ही सादे हैं, लेकिन उसका अंदाज गजब का शांत और सहज है। इस बात ने वैदेही को हैरान कर दिया। आखिरकार ऐसा बहुत कम होता था कि कोई उससे मिलते समय इतना संयमित और सहज रह सके। इसलिए उसने सोचा कि या तो उसका बैकग्राउंड बहुत शानदार है, जिसकी वजह से वो हर चीज से बेपरवाह है, या फिर उसे अपनी ही पहचान के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से वो इतना शांत है। उसे लगा कि दूसरी संभावना ज्यादा है, क्योंकि रुद्र का उसकी पहचान से अनजान होना सामान्य बात थी। वैदेही इस बात को लेकर और भी उत्सुक थी कि आर्थर रुद्र और प्रिया के रिश्ते को कैसे संभालेगा। आखिर आर्थर तो बहुत पहले से प्रिया को अपनी चीज मान चुका था। चाय खत्म करने के बाद वेटर ने व्यंजन परोसने शुरू कर दिए। ग्रुप ने अलग अलग विषयों पर बात करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी बातचीत साधारण अमीरजादों की तरह मौज मस्ती या लड़कियों के बारे में नहीं थी। वे बिजनेस से जुड़ी बातों पर चर्चा कर रहे थे, खास तौर पर न्यूटाउन के विकास पर। वे गर्मागर्म चर्चा में लगे हुए थे और कभी कभी एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर वे रियल एस्टेट के विकास परियोजनाओं और भविष्य की शहर योजना के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे विषय जो आम लोगों के सामने कभी नहीं आते। रुद्र ने वैदेही और बाकी लोगों से मिलने से पहले कभी ऐसी किसी महफिल में हिस्सा नहीं लिया था। वह जानता था कि ज्यादातर असल अमीर वारिस सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने वाले नहीं होते। और तो और रुद्र को आखिरकार समझ आया कि हमेशा गंभीर रहने वाली प्रिया इन लोगों को क्यों जानती है। दरअसल वो ट्रैवियो कॉरपोरेशन के भविष्य के विकास और अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए ही इन लोगों से मेलजोल बढ़ा रही थी। हालांकि प्रिया को शायद ये पता नहीं था कि उसके बगल में बैठा रुद्र ही इस पूरे समूह में असली बॉस था।
प्रिया को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र बहुत अमीर है, लेकिन वह अभी भी उसकी असली ताकत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। रुद्र ने प्रिया से इन सब बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि ट्रैवियो कॉर्पोरेशन को संभालना और उसका विस्तार करना प्रिया का लक्ष्य है। वह सही समय पर प्रिया की मदद कर सकता था, लेकिन वो उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो प्रिया लड़ने की अपनी प्रेरणा और अपने लक्ष्य को खो देगी। कुछ बातचीत के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि वैदेही अभी भी इस सर्कल के केंद्र में थी। आर्थर और प्रिया बाकी सबसे ऊपर थे, जबकि बाकी सब एक बराबर थे। जब बाकी लोग आपस में जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे, तो प्रिया और आर्थर बहुत कम बोल रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों अब इन लोगों के समान स्तर पर नहीं थे। आर्थर समय समय पर कुछ शब्द बोलता था, लेकिन वह जो जानकारी देता था वो अक्सर चौंकाने वाली होती थी। वहीं प्रिया अपनी जगह पर शांत बैठी रहती और सुनती थी। उसने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं अपनी कोई राय व्यक्त की। रुद्र ने अपने बगल में बैठी प्रिया को देखा और अचानक महसूस किया कि उन दोनों के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है। कुछ साल बीत चुके थे और प्रिया में बड़ा बदलाव आया था। हालांकि रुद्र अभी भी एक ही जगह पर अटका हुआ लग रहा था। रुद्र को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई क्या कह रहा है। सही समय पर वैदेही भी ऐसी जानकारी बताती थी जिसे आम लोग हासिल नहीं कर सकते थे। जाहिर है, वो जो जानकारी बताती थी वो निश्चित रूप से बहुत जरूरी होती थी। आम लोग तो अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करने के बाद भी शायद उसे हासिल नहीं कर पाते। जब सभी वैदेही की जानकारी सुनते थे तो वे उसे दिल में बिठा लेते थे। ये एक ऐसा अवसर था जो किस्मत से ही मिल पाता था। हालांकि इस प्राइवेट रूम में दो लोग ऐसे थे जो थोड़े अलग लग रहे थे, रुद्र और लारा। रुद्र को न्यूटाउन की स्थिति के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से नहीं समझ सकता था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। वहीं लारा को तो समझने की जरूरत ही नहीं थी, उसे तो व्यापार की जरा भी परवाह नहीं थी। लारा ने प्राइवेट रूम में मौजूद लोगों को देखा। वो थोड़ी बोर हो गई थी, इसलिए उसने अपना ध्यान रुद्र पर लगाया। फिर वो उसके पास झुकी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कैसा है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ना? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम में और उनमें फर्क है। जब लारा बोल रही थी तो वो रुद्र के बहुत करीब थी। वो इस बारे में सोच रही थी कि जब वह बोल रही थी तो उसकी खुशबू कभी कभार रुद्र की नाक में जरूर जाएगी। रुद्र अनजाने में पीछे हट गया और बेपरवाही से बोला, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होता। तुम बीच में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हो, फिर भी तुम्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता। क्या तुम बेवकूफ हो? लारा ने हैरान होकर कहा, वे जो कहते हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लारा ने उलझन भरे भाव से रुद्र को देखा। रुद्र पल भर के लिए हिचका, फिर धीरे से बोला, ये सब इतनी उत्तेजना के साथ इन सब बातों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? और क्या हो सकता है? जाहिर है पैसा कमाने के लिए। लारा ने सामान्य लहजे में कहा, मैं पहले से ही बहुत अमीर हूं और मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर मैं उनकी बातें नहीं भी समझूं तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रुद्र ने हल्के से कहा। इस वक्त रुद्र शेखी नहीं बढ़ा रहा था। न्यूटाउन जैसी छोटी जगह पर उसे इतना ध्यान क्यों देना चाहिए? रुद्र की नजर में ये लोग जो जानकारी बता रहे थे वो वाकई बहुत बचकानी थी। उसके पास ध्यान देने के लिए ज्यादा जरूरी बातें थी, जैसे रॉकफेलर, तुम इतना डींग हाँकने में माहिर क्यों हो? लारा एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक आई और फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अमीर हो? मैं तुम्हें बताती हूं, यहां सचमुच हर कोई तुमसे ज्यादा अमीर है। इसके अलावा वैदेही न्यूटाउन की व्यापार क्वीन है। क्या वह भी अभी इन सब बातों पर चर्चा नहीं कर रही है? क्या तुम वैदेही से ज्यादा अमीर हो? रुद्र मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। जब लारा ने देखा कि रुद्र कुछ नहीं कहने वाला है तो वो जानबूझकर उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, चूंकि तुम इतने अमीर हो तो मुझे ये दिखाने का कोई मौका क्यों नहीं ढूंढते कि तुम कितने अमीर हो? लारा और रुद्र बहुत ही भ्रामक तरीके से बात कर रहे थे।
जैसे कि वे फ्लर्ट करने वाले प्रेमी हों। इसके अलावा लारा ने बहुत कम कपड़े पहने थे, जिसे लोगों के लिए कल्पना करना और भी आसान हो गया था। रुद्र जानता था कि लारा जानबूझकर उसे लुभा रही थी। उसकी आंखों में लाचारी की एक झलक आई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब लारा ने देखा कि रुद्र उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और कुछ नहीं बोली। 2 घंटे बीत गए। यह देखकर कि महफिल खत्म होने का समय हो गया है, सभी घर वापस जाने की तैयारी करने लगे। रुद्र और प्रिया सबसे पहले हसलर्स क्लब से बाहर निकले। रुद्र ने प्रिया को उसके घर छोड़ा और फिर अकेला वापस घर चला गया। घर पहुंचने पर रुद्र ने देखा कि ईशा अभी भी सोफे पर टीवी देख रही है। रुद्र को आज स्कूल में हुई घटना याद आ गई। पल भर के लिए हिचकिचाने के बाद वो सीधे अपने बेडरूम की ओर चला गया। रुद्र, वहीं रुक जाओ। लेकिन तभी ईशा अचानक चिल्लाई, मिस वॉलिस, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, कल बात करते हैं। रुद्र ने बेचारगी से जवाब दिया, फिर जल्दी से बेडरूम में चला गया। मैंने तुम्हें रुकने को कहा, ईशा ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। ईशा की बात सुनकर रुद्र गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए ईशा से पूछा, मिस वॉलिस, क्या बात है? अनीता का क्या हुआ? ईशा ने बिना किसी भाव के रुद्र से पूछा। मुझे भी नहीं पता कि उस लड़की को क्या हुआ है, रुद्र ने बेचारगी से जवाब दिया। तो फिर वह आज क्लासरूम में तुम्हें खोजने क्यों आई थी? क्या तुमने जानबूझकर उसे मेरी क्लास के दौरान आने को कहा था? ईशा ने जोर दिया। ईशा की बात सुनकर रुद्र तुरंत सन्न रह गया। उसने माथे पर शिकन डालते हुए थोड़े परेशान अंदाज में कहा, मैडम, मेरा दिमाग नहीं चला है कि मैं उसे खुद बुलाऊं। अनीता और मेरे बीच कुछ कहासुनी जरूर हुई है, लेकिन आपकी क्लास के दौरान वो मेरे लिए क्यों आएगी, ये मुझे नहीं पता। रुद्र की प्रतिक्रिया देखकर ईशा का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और उसने नरमी से पूछा, तुमने सच में ये जानबूझकर नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं, रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। ईशा थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर बेफिक्री से बोली, ठीक है, मैं अस्थायी तौर पर मान लेती हूं कि ये तुम्हारी जानबूझकर की गई साजिश नहीं थी, लेकिन बात चाहे जो भी हो, आज की घटना तुम्हारी वजह से शुरू हुई। अगर ऐसा ना होता तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना? रुद्र ईशा की बात सुनकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा, मारा तो आपने है, इसमें मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों आपको हर्जाना दूं? कोई बात नहीं, अगर तुम हर्जाना नहीं देते हो, मैं अनीता से कहूंगी कि वो हर रोज आकर तुम्हें परेशान करे। फिर देखती हूं कि तुम न्यूटाउन यूनिवर्सिटी में कैसे टिक पाते हो। ईशा ने शांत भाव से कहा। ओह! ईशा की बात सुनकर रुद्र तुरंत निशब्द हो गया। उसने टूटे हुए लहजे में पूछा, तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? ईशा ने थोड़ी देर सोचा। मुझे अभी ये नहीं पता कि तुम्हें कैसे हर्जाना देना चाहिए, पर बस याद रखना कि अब तुम मेरे कर्जदार हो। जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, तुम्हें हाँ कहनी पड़ेगी। वह तो रुद्र के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। यह देखकर ईशा ने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम राजी नहीं हो? मैं राजी हूं। ठीक है, रुद्र ने लाचारी से कहा और फिर पूछना जारी रखा, आप कब जा रही हैं? क्या आप मेरे घर पर रहना बंद नहीं कर सकती? चिंता मत करो, मैं परसों चली जाऊंगी। तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, ईशा ने बेपरवाही से रुद्र को जवाब दिया। रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। प्रिया, लारा, रुद्र और बाकी लोगों के जाने के बाद भी आर्थर को जाने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो वैदेही के पीछे पीछे दूसरे प्राइवेट रूम में गया। वैदेही ने मुड़कर आर्थर की ओर देखा और धीरे से पूछा, आर्थर, तुम्हें और कुछ चाहिए था? वैदेही, रुद्र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर्थर ने बहुत ही विनम्रता से पूछा। मैं उसे भाप नहीं पा रही हूं, तुम्हें सावधान रहना होगा, वैदेही ने सीधा जवाब दिया। यह सुनकर आर्थर तुरंत भौहें सिकोड़ने लगा। पहले आर्थर ने रुद्र को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था,
क्योंकि उसे लगा था कि रुद्र तो शायद उसका प्रतिद्वंद्वी बनने लायक भी नहीं होगा। मगर अभी की छोटी सी बातचीत के बाद आर्थर को अचानक महसूस हुआ कि रुद्र में कुछ तो गड़बड़ है। उसने पाया कि वो रुद्र को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। जब वे अभी खाना खा रहे थे, आर्थर ने देखा कि वे जिस विषय पर बात कर रहे थे उसमें रुद्र को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अगर कोई और आम इंसान होता तो वे निश्चित रूप से उनकी बातों में बहुत रुचि दिखाते। यही वजह थी कि आर्थर ने सबसे बाद में जाने का फैसला किया और वैदेही से रुद्र के बारे में उसकी राय पूछी। जब आर्थर ने उसका जवाब सुना तो उसे यकीन हो गया कि उसका अंदाजा बेबुनियाद नहीं था। जब वैदेही जैसी शख्सियत भी रुद्र को समझ नहीं पाई तो ये साबित करने के लिए काफी था कि रुद्र कोई असाधारण व्यक्ति है। आर्थर ने उससे थोड़ी बहुत बात की और फिर जल्दबाजी में चला गया। घर जाते समय आर्थर ने एक फोन किया। मिस्टर जूनियर बैनर्जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? दूसरी तरफ वाले शख्स ने बड़े अदब से पूछा। अभी मेरी मदद करो एक आदमी की जांच करने में। उसका नाम रुद्र सिंघानिया है और वह मुंबई से है। मुझे कल सुबह तक इस शख्स की सारी जानकारी चाहिए। आर्थर ने आदेश दिया। ठीक है, मैं समझ गया। दूसरे शख्स ने हामी भरी और फिर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद आर्थर ने लंबी राहत की सांस ली। मैंने सोचा नहीं था कि रुद्र इतना सिरदर्द साबित होगा। अगले दिन सुबह 8 बजे न्यू टाउन लेकसाइड विलास की एक आलीशान कोठी के अंदर। लेकसाइड विलास आर्थर की मां की रियल एस्टेट कंपनी द्वारा बनाया गया एक शानदार हाइंड विला क्षेत्र था। यहाँ के सबसे सस्ते विला की कीमत भी 50 मिलियन रुपए से ज्यादा थी। न्यू टाउन में 50 मिलियन से अधिक का विला बहुत दुर्लभ था। लेकसाइड विलास में न्यू टाउन का सबसे शानदार और महंगा विला था और यहीं पर आर्थर और उसके माता पिता रहते थे। जब आर्थर उठा तो उसने देखा कि एक आदमी लिविंग रूम में सोफे पर उसका इंतजार कर रहा था। आर्थर तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा। जब उस आदमी ने आर्थर को देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक बोला, मिस्टर जूनियर बैनर्जी, आप जाग गए? हाँ, आर्थर ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर हल्के से अंगड़ाई ली और बेफिक्री से पूछा, जांच कैसी रही? ये रही रुद्र सिंघानिया की वह जानकारी जो आपने मांगी थी। उस आदमी ने तेजी से वह जानकारी आर्थर को थमा दी। आर्थर ने जानकारी ली और उसे बहुत गंभीरता से पढ़ने लगा। वो आदमी बेचैनी के साथ आर्थर के बगल में खड़ा था। वो बैनर्जी कॉरपोरेशन में एक कार्यकारी अधिकारी माना जाता था, लेकिन उसका रवैया आर्थर के प्रति अभी भी बहुत सम्मानजनक था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि आर्थर कितना भयानक हो सकता है। मूल रूप से बैनर्जी कॉरपोरेशन में जिसने भी आर्थर को नाराज किया उसका अंत बुरा ही हुआ। इसलिए भले ही उस आदमी में 10 आदमियों जितनी हिम्मत होती, वो आर्थर को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। जब आर्थर ने रुद्र की जानकारी पढ़ ली तो उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह की झलक आई। फिर उसने माथे पर शिकन डाली और उस आदमी से पूछा, बस इतनी ही है रुद्र की सारी जानकारी? हाँ, जितनी भी जांच हो सकती थी वो सब इसमें है। उस आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। आर्थर ने उस आदमी की ओर देखा और उसके चेहरे पर उलझन और भी ज्यादा थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की जानकारी इतनी साधारण होगी। रुद्र महज एक गरीब बच्चा था। उसके माता पिता बहुत कम उम्र में ही गुजर गए थे। उसने कुछ समय तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम काम किया, खाना पहुंचाया। बाद में वह एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में न्यू टाउन यूनिवर्सिटी आया। ये जानकारी जितनी हो सकती थी उतनी आम थी, लेकिन आर्थर की समझ में ये नहीं आ रहा था कि रुद्र जैसा व्यक्ति प्रिया को कैसे जान सकता है। आर्थर की नजरों में रुद्र और प्रिया जैसे लोग दो अलग दुनिया के होने चाहिए। रुद्र जैसा एक गरीब बच्चा प्रिया के संपर्क में कैसे आ सकता है? आर्थर ने धीरे से बड़बड़ाया, ये रुद्र सिंघानिया कौन है? आर्थर ने अपने सामने रखी जानकारी को हैरान परेशान नजर से देखा। उसे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, पर वह ये नहीं बता पा रहा था कि क्या, और इसी वजह से वो बहुत असहज था। वो आदमी थोड़ी देर हिचका, फिर आर्थर से धीरे से बोला, मिस्टर जूनियर बैनर्जी, मैंने भी इस रुद्र के बारे में कुछ सुना है। आर्थर ने तुरंत ऊपर देखा और उत्तेजित होकर पूछा, क्या सुना है? उस आदमी ने धीरे धीरे बताया,
मैंने सुना है कि जब रुद्र सिंघानिया मुंबई में पढ़ रहा था तब उसका अजय मेहरा और इंद्रसेन से झगड़ा हुआ था। हालांकि मुझे ठीक ठीक जानकारी नहीं है। अजय मेहरा और इंद्रसेन, जब आर्थर ने इन दोनों के नाम सुने तो उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखी। भले ही आर्थर, अजय और इंद्रसेन तीनों 4 अमीर वारिसों के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज का आर्थर अब वो नहीं था जिसकी तुलना अजय और बाकी लोग कर सके। अजय फिर भी ठीक था, लेकिन आर्थर तो इंद्रसेन से संपर्क करना भी गवारा नहीं करता था। उसकी नजरों में ऐसे लोग बेकार थे जो सिर्फ खाते, सोते और मौज मस्ती करते थे। वे कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। अजय थोड़ा बेहतर था। आखिर अजय को भविष्य में सेना के रास्ते पर चलना था। वह आर्थर के लिए अभी भी कुछ हद तक मददगार था। आर्थर थोड़ी देर हिचका और धीमी आवाज में बोला, अजय को बाद में कॉल करके पूछता हूं कि माजरा क्या है। ठीक है, उस आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई और पजामा पहने एक आदमी नीचे आया। उस आदमी को देखकर आर्थर जल्दी से खड़ा हो गया और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। डैड, आप उठ गए। आर्थर के पिता अंशुल बैनर्जी ने भावहीन होकर कहा, आर्थर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों मिस्टर मोहित से मिलने जा रहे हैं। आर्थर एक समझदार इंसान था। अंशुल की बातें सुनकर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने जल्दी से पूछा, डैड, क्या यशनगर में उस खाली जमीन का कोई मसला है? हाँ, हमारी कंपनी ने उस जमीन के लिए बोली लगा दी थी और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करने ही वाली थी, लेकिन अब कोई और उसके लिए हमसे होड़ कर रहा है। ऊपर से कल ही मिस्टर मोहित ने अचानक अपना मन बदल लिया और कहा कि हैंडओवर के लिए दस्तावेज अधूरे हैं। अंशुल ने बताया। ये सुनकर आर्थर हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से कहा, डैड, वो जमीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें वो जमीन नहीं मिली तो हमारा नुकसान बहुत भयानक होगा। हाँ, मैं जानता हूं। नहीं तो मैं इतनी जल्दी में क्यों होता? अंशुल ने हल्के से कहा। आर्थर थोड़ी देर हिचका और धीमी आवाज में पूछा, ये इंसान कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे मुकाबला करने की? कहीं ये प्रांतीय रियल एस्टेट कंपनी तो नहीं है? नहीं। अंशुल ने सिर हिलाया और आगे कहा, इस बार हम एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के साथ होड़ कर रहे हैं। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन। ये नाम सुनकर आर्थर ने ठंडी सांस ली। फिर वो धीमी आवाज में बोला, वो रीना नाम की औरत आसान नहीं है। रीना तो फिर भी ठीक है, मुझे मुख्य रूप से नेहाल और एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के असली बॉस की चिंता है। अगर वे लोग इसमें शामिल हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। अंशुल ने धीमी आवाज में कहा। आर्थर ने माथे पर बल डाला और बड़बड़ाया, ये सही नहीं है। हमारे परिवार का एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के साथ कोई झगड़ा नहीं है और हम हमेशा अपने काम से मतलब रखते हैं। उन्होंने अचानक इस प्रोजेक्ट पर हाथ क्यों डाला? कहीं रीना जानबूझकर बैनर्जी परिवार को परेशान तो नहीं करना चाहती? अभी मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर जल्दी से कपड़े बदलो। मिस्टर मोहित से मिलकर पता चलेगा कि माजरा क्या है। अगर एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन को वो जमीन सच में चाहिए तो हमें उनसे होड़ करनी ही होगी। अंशुल जानता था कि रीना सिर्फ न्यू टाउन में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन की शाखा कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकती है, इसलिए वो उससे नहीं डरता था। ठीक है, मैं समझ गया। आर्थर ने धीरे से सिर हिलाया और कपड़े बदलने ऊपर जाने की तैयारी की। अंशुल सोफे पर बैठ गया और अनजाने में मेज पर रखी जानकारी पर नजर डाली। जब अंशुल ने रुद्र की तस्वीर देखी तो वह सन्न रह गया। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने उस आदमी से पूछा जिसने आर्थर को वो जानकारी दी थी, ये जानकारी तुम्हें कहां से मिली? उस आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर जूनियर बैनर्जी ने मुझे इसकी जांच करने को कहा था। आर्थर ने पूछा, डैड, इस दस्तावेज में क्या गड़बड़ है? अंशुल ने उत्तेजित होकर पूछा, तुम इस शख्स की जांच क्यों कर रहे हो? आर्थर ने जल्दी से समझाया, ये प्रिया का बॉयफ्रेंड है। हालांकि मैं इतने समय से प्रिया का पीछा कर रहा हूं। मुझे लगा कि इस शख्स में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसकी जांच करने का फैसला किया। इस जानकारी की जांच करने का क्या फायदा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस शख्स की असली पहचान पता कर लोगे? अगर तुम हमारी कंपनी की सारी ताकत भी लगा दो
तो भी शायद तुम उसके बारे में पता न लगा पाओ। अंशुल थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराया। डैड, आपका मतलब क्या है? आर्थर को अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने माथे पर बल डाला। अंशुल ने धीमी आवाज में कहा, इस शख्स का नाम रुद्र सिंघानिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मुंबई का मिस्टर सिंघानिया कहना पसंद करते हैं। मुंबई का मिस्टर सिंघानिया? ये सुनकर आर्थर हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। आर्थर हकलाया, डैड, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं ऐसी बात पर तुमसे मजाक क्यों करूंगा? अंशुल थोड़ी देर रुका और फिर आगे कहा, ये रुद्र ही मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है। मैंने उसकी एक तस्वीर पहले देखी है। उसकी पहचान और पृष्ठभूमि बहुत रहस्यमय है। मुझे अभी बस इतना पता है कि वह निहाल का बॉस और एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है। आर्थर का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने मिस्टर सिंघानिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आर्थर की नजरों में मिस्टर सिंघानिया एक पौराणिक हस्ती थे। आर्थर यह भी जानता था कि मिस्टर सिंघानिया की उम्र लगभग उसी के जितनी थी, पर उसने पहले ही इतनी भयानक उपलब्धियां हासिल कर ली थी। लेकिन आर्थर ने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र ही मिस्टर सिंघानिया निकलेगा। इस नतीजे ने आर्थर को थोड़ा निराश और बेबस महसूस करा दिया। रुद्र मिस्टर सिंघानिया कैसे हो सकता है? क्या कोई गलती हुई है? आर्थर सामने रखी जानकारी को देख रहा था। लंबे समय तक वह शांत नहीं हो पाया। शुरुआत में तो उसने सोचा था कि रुद्र महज एक आम आदमी है, मगर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र की पृष्ठभूमि इतनी डरावनी होगी। उसे अब जाकर अपनी और रुद्र की ताकत के बीच का फर्क समझ आया। ये अंतर सीधे जमीन आसमान जैसा था। आर्थर को आखिरकार समझ आ गया कि प्रिया ने उसे छोड़कर रुद्र को क्यों चुना। आर्थर को हमेशा से लगता था कि वह जन्म से ही कई लोगों से ज्यादा ऊंचा है, इसलिए उसके दिल में एक ऐसा सुरूर था जिसे आम लोग समझ नहीं सकते थे। लेकिन अब यह कुरूर सीधे रुद्र के पैरों तले कुचला जा चुका था। पिछली रात आर्थर ने तो रुद्र के सामने जानबूझकर दूसरों के साथ जोर जोर से बातें की थी। उसका मकसद था कि रुद्र को उनके और अपने बीच का फासला महसूस हो। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसकी हरकतें कितनी हास्यास्पद थी। कल रुद्र उन्हें एक मजाक की तरह देख रहा होगा। ये सोचते ही आर्थर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आर्थर, तुमने अभी कहा कि रुद्र प्रिया के साथ है, अंशुल ने अचानक पूछा। आर्थर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर धीरे से सिर हिलाया। सही है, अंशुल ने माथे पर बल डालकर और भावहीनता से कहा। ऐसा लगता है कि इस बार जमीन के लिए एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन की हमसे लड़ाई अनजाने में नहीं है। वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं। आखिरकार तुम अब मिस्टर सिंघानिया के लव राइवल माने जाते हो। इतनी कम उम्र में रुद्र का ऐसी जल्दबाजी करना स्वाभाविक है। अंशुल के इतना कहने के बाद उसके चेहरे के भाव काफी सहज हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि अगर रुद्र ने सच में प्रिया की वजह से बैनर्जी परिवार पर हमला किया है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। भले ही प्रिया एक बेहतरीन महिला थी, पर आर्थर को उससे शादी करनी ही थी। जब तक आर्थर प्रिया को छोड़ देता ये सारी समस्याएं हल हो जाती। इसके अलावा रुद्र ने एक औरत के लिए इतना बेवकूफाना काम किया। यह दिखाता है कि रुद्र का दिमाग सच में अभी कच्चा है। नहीं, लेकिन इसी पल आर्थर ने अचानक सिर हिला दिया। अंशुल एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर माथे पर बल डालकर पूछा, क्या हुआ? रुद्र मुझसे कल ही मिला, वो इतनी जल्दी कैसे हमला कर सकता है? आर्थर ने सीधे कहा। तुम कल ही मिले? अंशुल थोड़े भौचक के रह गए। पिताजी, जिस शख्स ने हमारे परिवार पर हमला किया है उसका प्रिया से कोई लेना देना नहीं भी हो सकता है। एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन शायद हमारे मल्होत्रा ग्रुप को हथियाने की योजना बना रहा है। आर्थर बहुत तेज था और उसने निहाल के असली मकसद को भांप लिया। उसका विश्लेषण बिल्कुल सही था। नेहाल और रीना ने रुद्र की मदद करने के लिए एक बहुत जोखिम भरी चाल चलने की योजना बनाई थी ताकि रंजीव की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने बैनर्जी कॉर्पोरेशन को दबाने और फिर उसे हड़पने की योजना बनाई थी। नेहाल की जानकारी के अनुसार बैनर्जी कॉर्पोरेशन की रंजीव के साथ पार्टनरशिप थी। उस समय रंजीव यकीनन सामने आएगा, चूंकि ये विचार पूरी तरह से पका हुआ नहीं था और जमीन हथियाने का मामला महज एक परीक्षण था। नेहाल ने इसके बारे में रुद्र को नहीं बताया था।
एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन हमारे बैनर्जी परिवार पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अंशुल बेसाड़ता हंस पड़े। फिर उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की भूख इतनी बड़ी होगी। वो सच में बैनर्जी परिवार की कोई परवाह नहीं करता। पिताजी, मेरे पास अब एक अच्छा विचार है, आर्थर ने धीरे से कहा। वो क्या है? अंशुल ने एक पल के लिए हैरान होने के बाद पूछा। हमारा परिवार वैदेही मुखर्जी के साथ मिलकर रुद्र के हमारे बैनर्जी परिवार पर वार करने से पहले ही उसे रास्ते से हटा सकता है, आर्थर ने दबी आवाज में कहा। अंशुल ने धीरे से सिर उठाया और आर्थर पर एक नजर डाली, फिर माथे पर बल डालकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वैदेही को अपने साथ आने के लिए मना लोगे? बेशक। जैसे ही मैं वैदेही को रुद्र की पहचान बताऊंगा, वैदेही यकीनन किसी और से ज्यादा घबरा जाएगी। आखिरकार भले ही रुद्र का मौजूदा निशाना हमारा बैनर्जी परिवार है, अगर हम रुद्र से हार जाते हैं तो वैदेही उसका अगला निशाना होगी। वैदेही बहुत समझदार है, उसे ये बात किसी और से बेहतर पता होनी चाहिए, आर्थर ने आत्मविश्वास से कहा। अंशुल ने कुछ देर हिचकिचाया, फिर भावहीनता से कहा, ठीक है, इस मामले में देरी नहीं कर सकते। मैं खुद मिस्टर मोहित से मिलने जाता हूं। तुम जल्दी से वैदेही से संपर्क करो और देखो कि वो क्या सोचती है। ठीक है। आर्थर ने देखा कि अंशुल मान गए हैं, तो उसने अपना फोन निकाला और वैदेही का नंबर डायल किया। हालांकि आर्थर ने फोन पर पूरी स्थिति नहीं समझाई। इसके बजाय उसने हस्टलर्स क्लब में उससे मिलने के लिए कहा। समय तय होने के बाद आर्थर जल्दी से घर से निकल गया। रुद्र की पहचान जानने के बाद आर्थर ने सच में प्रिया को छोड़ने का कोई विचार नहीं किया। इसके विपरीत उसने रुद्र के खिलाफ पहले वार करने की योजना बनाई। ये कहना पड़ेगा कि आर्थर का साहस वाकई असाधारण था। अगर कोई और होता तो अब तक रुद्र से माफी मांग चुका होता। जल्द ही आर्थर की मुलाकात वैदेही से हुई। आर्थर, तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे क्यों मिलना था? वैदेही ने आर्थर के लिए चाय बनाते हुए लापरवाही से पूछा। वैदेही, मैंने रुद्र की पहचान का पता लगा लिया है, उसने धीमी आवाज में कहा। तो वो कौन है? वैदेही ने शांति से पूछा। आर्थर इस समय बातों को घुमाने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने सीधे जवाब दिया। रुद्र मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है। वो एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन और नेहाल का बॉस भी है। आर्थर की बातें सुनकर वैदेही की कलाई कांप उठी। चाय सीधे मेज पर छलक गई, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वैदेही की प्रतिक्रिया देखकर आर्थर अपने मन में हल्के से मुस्कुराया। आखिरकार न्यूटाउन में रुद्र जैसा एक खतरनाक शख्स सामने आया था। वैदेही को यकीनन अपनी बिजनेस क्वीन की पदवी की चिंता होगी, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया जायज थी। वैदेही ने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? बेशक मुझे यकीन है, आर्थर ने सिर हिलाया और आगे कहा। वैदेही, भले ही तुम इतने समय से विदेश में रही हो, मुझे लगता है कि तुमने रुद्र के बारे में पहले सुना होगा। हाँ, मैंने थोड़ा सुना है, तभी तो मुझे कल रुद्र को समझने में दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी पृष्ठभूमि इतनी डरावनी होगी। वैदेही आह भरे बिना नहीं रह सकी। हस्टलर्स क्लब में जब आर्थर ने वैदेही को रुद्र की असली पहचान बताई, तो जाहिर है वैदेही को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आर्थर सीधे मुद्दे पर आया। वैदेही, तुम जानती हो कि रुद्र कैसा इंसान है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आदमी अचानक न्यूटाउन आकर प्रिया का बॉयफ्रेंड बन जाए। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो फिर क्यों? मेरे पिताजी को अभी अभी खबर मिली है कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन ने रियल एस्टेट बिजनेस में दखल देना शुरू कर दिया है और वो हमारे परिवार के पास की जमीन का एक टुकड़ा छीनना चाहती है। मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि रुद्र शायद हमारे बैनर्जी परिवार से निपटने की तैयारी कर रहा है। आर्थर रुका और वैदेही की प्रतिक्रिया देखने लगा। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। वैदेही, एक बार अगर हमारा बैनर्जी परिवार गिर गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि रुद्र का अगला निशाना कौन होगा? वैदेही ने एक गहरी सांस ली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिल में जवाब पहले से ही मौजूद था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो रुद्र का असली मकसद प्रिया को समर्थन देना है, ताकि वो न्यूटाउन की नई बिजनेस क्वीन बन सके। न्यूटाउन की बाकी कंपनियां भी प्रभावित हो सकती है और ये असर जानलेवा होगा, आर्थर ने आगे कहा।
वैदेही आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और भौहें सिकोड़ कर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे शब्दों में कहे तो मेरा मानना है कि हमें रुद्र के हम पर हमला करने से पहले ही पहला वार करना होगा और उससे छुटकारा पाना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हमारे बचने की अभी भी कोई उम्मीद हो, लेकिन अगर हम हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार करते रहे तो हम सिर्फ मरेंगे, आर्थर ने दृढ़ता से कहा। उससे छुटकारा पाने का तुम्हारा क्या मतलब है? वैदेही ने धीरे से अपनी आंखें संकरी की। वैदेही, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि रुद्र की ताकत कितनी भयानक है। उसके साथ पूरी तरह से मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे सीधा और आसान तरीका है उसे खत्म कर देना। आर्थर की आंखों में तिलक की भावना कौंध उठी। वैदेही चुप हो गई। वैदेही, क्या तुम डर रही हो? आर्थर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे किस बात का डर? मुझे बस लगता है कि ये तरीका थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। आखिरकार अगर ये योजना नाकाम हो जाती है तो हमारे दोनों परिवारों पर हमेशा के लिए बर्बादी आ सकती है, वैदेही ने धीरे से कहा। वैदेही, जब तक हम ये करना चाहेंगे नाकाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर रुद्र को अभी भी नहीं पता कि हमने उसकी पहचान जान ली है। अपने बैनर्जी परिवार के हितों की रक्षा करने और प्रिया को हासिल करने के लिए आर्थर ने वैदेही को अपने साथ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल उसकी भागीदारी से ही यह योजना अचूक बन सकती थी। मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारा ये विचार थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है, वैदेही ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब इतनी डरपोक हो गई हो। वैदेही, आर्थर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा करते हैं, मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दो। इस बारे में सोचने के बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगी, वैदेही ने कहा। उसके सिर में दर्द शुरू हो गया था। ठीक है, तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। आर्थर को लगा कि उसने जो कहना था कह दिया है। अब बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। उसके जाने के बाद वैदेही गहरी सोच में डूब गई। इस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चुने। आखिरकार इस मामले में बहुत कुछ दांव पर लगा था। एक रहस्यमय टेक्स्ट मैसेज। दूसरी तरफ न्यूटाउन यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे रुद्र को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पहचान जाहिर हो चुकी है और इसके चलते इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। सीधी बात करें तो ये सब रीना और निहाल के एक फैसले की वजह से हुआ, जिसके कारण आर्थर ने रुद्र के असली इरादे को गलत समझ लिया था। रुद्र को शायद ये नहीं पता था कि वो तो बस रंजीव को ढूंढना चाहता था। बैनर्जी परिवार जैसे छोटे मोटे लोगों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस जैसे ही रुद्र पूरी गंभीरता से क्लास में बैठा था, उसका फोन अचानक 2 बार वाइब्रेट हुआ। रुद्र ने अपना फोन निकाला और उस पर एक नजर डाली तो उसे एक टेक्स्ट मैसेज दिखा। मैसेज का कंटेंट था, हिल्टन होटल, रात 8 बजे, रूम 302 में मिलते हैं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। जब रुद्र ने ये मैसेज देखा तो वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने फोन बंद कर दिया। उसे लगा कि ये शायद कोई फर्जी मैसेज या किसी का मजाक होगा, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रुद्र को दूसरा मैसेज मिला। रुद्र, अगर तुम आज रात नहीं आए तो मैं तुम्हारे मंगेतर को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जब रुद्र ने दूसरा मैसेज देखा तो वह जहां था वही सुन्न रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैसेज में रुद्र का नाम लिया गया था और दूसरे पक्ष को प्रिया के बारे में भी पता था। इसका मतलब था कि यह मैसेज सच में उसे ही भेजा गया था। एक पल के लिए रुद्र का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोच रहा था कि उसे यह मैसेज किसने भेजा होगा। इसके अलावा रुद्र हिल्टन होटल के बारे में जानता था। यह न्यूटाउन का इकलौता 5 सितारा होटल था। अगर दूसरा पक्ष कोई स्कैमर होता तो उनके लिए ऐसे महंगे होटल में जाना नामुमकिन था। आखिरकार वहां का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। कौन हो सकता है? रुद्र बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। रुद्र ने सबसे पहले अवनी के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अवनी को रुद्र की स्थिति के बारे में पता था और उसने ये भी कहा था कि वह सिर्फ रुद्र की प्रेमिका बनकर रहना चाहती है। साथ ही अवनी अमेरिका में कोई फिल्म की शूटिंग कर रही थी, इसलिए यह मैसेज यकीनन उसका नहीं था।
अगर यह अवनी नहीं थी तो रुद्र के साथ संबंध रखने वाली केवल कविता ही बची थी। कहीं कविता ने तो मुझे मैसेज नहीं भेजा। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे के भाव बेहद उलझे हुए थे। उसने काफी समय से कविता से संपर्क नहीं किया था, इसलिए यह समझा जा सकता था कि वो उससे मिलना चाहती होगी। रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना फोन निकाला और उस नंबर पर डायल किया। हालांकि दूसरे पक्ष का फोन बंद था। लगता है मुझे क्लास खत्म होने के बाद ही जाकर देखना होगा। रुद्र धीरे से बुदबुदाया, फिर वो बेचैनी से इंतजार करने लगा। इस पल उसे इस बात की भी बहुत जिज्ञासा थी कि क्या सच में कविता उससे मिलने आई थी। अगर वो सच में कविता हुई तो रुद्र ने फैसला किया कि वो उसे सारी स्थिति समझा देगा। आखिरकार वह अब किसी और महिला के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था।